हेलो व्यूअर्स। यूडीसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कर दिया था और पहले सीरीज में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर गए हैं और दूसरे सीरीज में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो गई थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने भारत पे अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग पूरे सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे। आज पूरे सल्तनत काल को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो लोग भी ये दरोगा सीरीज से नहीं जुड़े हैं, लूसेंट के दरोगा सीरीज से, इस सीरीज से जुड़े और प्लेलिस्ट में मेरे चैनल के माध्यम से जाए और प्लेलिस्ट में अभी तक लूसेंट जितना चैप्टर पढ़ाया गया वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अंतिम मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध को पढ़े थे और आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश को। किसको पढ़ेंगे? गुलाम वंश को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक की शुरुआत होती है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? वही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह गौरी का गुलाम था। देखिए यहाँ पे दे दिया, तो वही कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलामों को फारसी में बंदगा, याद रखिएगा लोग दोस्तों, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। और गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगा कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 14 जून 1206, याद रखिएगा दोस्तों, 14 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो कहाँ पे अपना राजधानी बनाया था? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो 12 जून 1206 को हुआ था। और अपनी राजधानी इसकी कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो लाहौर थी। कहाँ? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। जो कुतुब मीनार हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं। कह रहा है कि दिल्ली का कुतुल इस्लाम मस्जिद, याद रखना दोस्तों, एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली का कुतुल इस्लाम भारत का पहला मस्जिद था। ये कुतुल इस्लाम, ये अजमेर तथा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। दिल्ली में बनवाया था ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, ठीक है। ये एक मस्जिद था। ये पहले संस्कृत कॉलेज था, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग जाइएगा और वहाँ से उस वीडियो को देखिएगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला, सबसे ज़्यादा दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। चलिए, एक डायग्राम में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मंगोल के बारे में लिखा है कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। जो मंगोल थे चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान, ठीक है, गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अद्र अद्र सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे।
तथा उनमें सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे, विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हें कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तैमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द एसर्ड एसर्ड दोनों पुकारा जाता है। इसका पिता यशुगाई बहादुर था। कौन था? यशुगाई बहादुर था। तो चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। तो ये कौन थे? ये मंगोल कौन थे? तो मंगोल थे, ये चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल के निवासी थे। ठीक है, इनका पेशा जो था घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना। ये सभी प्रकार ये माँ का सम्मान करते थे, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज कह रहा है कि 1663 में तैमुचीन उर्फ चंगेज खान, उसका ओरिजिनल नाम था तैमुचीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, चंगेज खान का नाम क्या था? तैमुचीन उर्फ चंगेज खान का जन्म जन्म हुआ था। ठीक है, और इसको चंगेज द ग्रेट कहा जाता है और श्रापित भी इसको कहा जाता है। इसका पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम यशुगाई बहादुर था। ठीक है, इसके पिता का नाम यशुगाई बहादुर था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ दिया, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस इमारत मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास में इल्तुतमिश ने करवाया। पहले 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण करता है और पहले मंजिल का निर्माण करता है। फिर आगे चल के शेष जो मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास में इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। उस समय उसकी ऊंचाई 275 फीट थी और 4 मंजिल थी। कई वर्षों में ये इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोजा शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसे 5 मंजिल हो गए और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 334 फीट हो गई। तो याद रखना है दोस्तों, इसका इतिहास क्या है कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, 1229 में और मंजिल का निर्माण करता है। फिर उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब भी इसकी मरम्मत करवाते हैं। मगर फिरोज शाह तुगलक बिजली के गिर जाने के चलते चौथी मंजिल का नष्ट हो जाता है और फिर क्या करता है, 2 छोटी मंजिलों का निर्माण करवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा लोग। चलिए हम लोग आगे आते हैं। प्राचीन नालंदा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, दोस्तों आप लोग इसको एकदम याद, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। तो कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? तो 1210 में चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। लाहौर में इसको क्या किया गया? दफनाया गया। तो कहा किसको? लाहौर में। याद रखना है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कौन हुआ? आराम शाह, जिसने 8 महीने तक शासन किया। अगर पूछेगा ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? था आराम शाह। याद रखना है दोस्तों इसको, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह इसका उत्तराधिकारी हुआ। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और आराम शाह की क्या करते था? हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इलबरी तुर्क था इल्तुतमिश, ये याद रखना है। और किसका? ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ऐबक की मृत्यु के समय वो कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का।
इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। जो लाहौर राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है इल्तुतमिश लाहौर से कहाँ ला देता है, दिल्ली ला देता है। इसने हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण देहली एवं कुहना, याद रखना है, देहली एवं कुहना के निकट करवाया था। तो याद रखना कि इल्तुतमिश हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था, तो देहली या कुहना के निकट करवाया था। कौन, इल्तुतमिश। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि ये क्या करता है, आराम शाह की हत्या कर देता है 1211 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद क्या करता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका गुलाम रहता है, तो ये बदायूं का गवर्नर रहता है उसके समय में। फिर उसके बाद ये राजा बनता है और इल्तुतमिश क्या करता है, लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ ला देता है, दिल्ली ला देता है। और वहीं पे क्या करता है, हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण करवाता है देहली कोहना के निकट। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। कह रहा है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की क्या किया था, वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ली थी, तो कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। कब हो गई, 1236 में हो गया। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला चीज, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई, तो 1236 में, और 36 में मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान की बेटी सम्राट बनती है 1236 से 40। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली सुल्तान अगर कोई थी तो वही रजिया सुल्तान थी, पहली शासिका रजिया सुल्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। और कह रहा है कि चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने क्या किया था, शरण नहीं दिया था। याद रखना है दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन कि अगर, बार बार पूछता भी है कि ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने क्या किया था, शरण नहीं दिया था चंगेज खान से बचने के लिए। शरण लेने आया था तो ये शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था और इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छा गई। उसका जो भाई था ये रजिया सुल्तान का रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठता है, मगर जो बैठने के समय क्या होता है, उसकी जो माँ रहती है, उसका नाम है, याद रखिएगा लोग, शाह तुर्कान, उसकी माँ, वो उसके हैंड हाथों में चला जाता है फिर शासन। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। कह रहा है क्या कि शाह तुर्कान के अवांछित अभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। कह रहा है क्या कि अगर तुर्क जितने भी सरदार थे, अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर क्या कर दिया, आसीन कर दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की भागडोर संभाली। और रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासिका थी या महिला थी जिसने शासन की भागडोर संभाली। रजिया को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको फिर उसको पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या इल्तुतमिश किया था उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कि कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया। ये कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाता है कौन, इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी कौन करता है, तो ये इल्तुतमिश करता है। चांदी का टांका और तांबा का जित्तल, याद रखना है दोस्तों, ये पूछता है चांदी का टांका और तांबा का जित्तल। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत कौन, तो इल्तुतमिश। 40 गुलाम 40 गुलाम सरदारों का संगठन कौन बनाया था, इल्तुतमिश, ठीक है, जिसको क्या नाम से जाना जाता था, तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता है, जिसको बाद में बलबन क्या करता है, खत्म कर देता है। तो याद रखना है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया था, तो तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, तो इल्तुतमिश किया। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो जो चीज़ है फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। कुतुब मीनार का
निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जिसको चांदी का टंका और तांबा का जीतल कहा जाता था, इल्तुतमिश ने शुरू किया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश शुरू करता है। और 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी कौन, इल्तुतमिश को शुरुआत करता है, जिसको तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का भी दमन कौन करता है, तो इल्तुतमिश करता है। चलिए अब हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में फिर पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर कर पुरुषों की तरह चोगा चोगा बोले तो काबा एवं कुल्हा बोले तो टोपी पहन के दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। अपने चेहरा को खुला करके और टोपी और कुल्हा पहन के, चोगा पहन के जाकर दरबार में सिंहासन पर बैठती थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखौर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। याद रखना दोस्तों, इनका नाम था अमीर अखौर। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखौर पोस्ट पर नियुक्त किया। किसको, मलिक जलालुद्दीन याकूत को। ये घोड़े का सरदार हुआ करता था। तो ये कौन था, अमीर अखौर। अखौर मतलब घोड़ा का खुर समझ लीजिए, घोड़े का सरदार। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया ने प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। तो दोस्तों याद रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। क्या कर, जो गैर तुर्क थे उसको सामंत बना दी रजिया सुल्तान। तो इसी के प्रयास से क्या हुए, अब जितने भी अमीर तुर्क थे वो सब विरोध कर दे और इसको बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसको, मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ये दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। कौरा रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ था। बोला जाता है कि उसके प्यार में पड़ गई थी। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ था। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं को द्वारा कैथल के पास कर दिया गया था। कहाँ पे कर दिया था, कैथल के पास। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रजिया की डाकुओं के द्वारा कहाँ पे, तो कैथल में। कहाँ, कैथल के पास इसकी हत्या कर दी गई थी। तो रजिया की शादी किससे हुआ था, अल्तुनिया के साथ हुआ था। और ये गद्दी प्राप्त करने के लिए उसे शादी की थी, मगर असफल रही। और बाद में 13 अक्टूबर 1240 को डाकू ने कैथल के पास इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि बहराम शाह को बंदी बनाकर, किसको, तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह, किसको, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो याद रखिएगा लोग, नसरुद्दीन महमूद शाह ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। कौन था, बाहुद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगानी, याद हम ऊपर पढ़े हैं, जो इसकी शुरुआत किसने किया था, जिसका शुरुआत इल्तुतमिश किया था, उसी के कह रहा है तुर्काने चहलगामी का विनाश बलबन ने कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वास्तविक बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। कौन था, बाहुद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और तुर्काने चिलगामी यानी 40 तुर्काने चिलगामी का विनाश कौन कर दिया, बलबन कर दिया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको एकदम याद रखना है। अब क्या कह रहा है कि बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किस नाम से, गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में, याद रखिएगा लोग। ठीक है, वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। श्री नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि श्री नामक नया नगर किसने बसाया था, तो बलबन ने बसाया था। किसने, बलबन ने बसाया था।
राज दरबार में सिजदा में पैबोस। सिजदा क्या होता था? राजा के सामने सिजदा यानी झुकना। पैबोस प्रथा की शुरुआत यह फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज फारसी साल का पहला दिन होता था। उत्सव को प्रारंभ बलबन ने किया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ चुका है कि सिजदा और पैबोस, ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत कौन करता है? तो बलबन के द्वारा किया जाता है। या नौरोज फारसी का पहला साल का पहला दिन होता था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? ते भी बलबन के द्वारा किया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिजदा और पैबोस की शुरुआत तो बलबन, और नौरोज की शुरुआत भी बलबन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये बीपीएससी पिछली बार के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन। ये भी बलबन का बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन। किसने? अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त की नीति अपनाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। तो ये कौन दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, उलूग खां की उपाधि मिला था बलबन को। और किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद दिया था। कौन? नसरुद्दीन महमूद दिया था उलूग खां की उपाधि। किसको? बलबन को। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुस्त रखता था। याद रखना है दोस्तों कि बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। कह रहा है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अमीर खुसरो या अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। ये याद होना बहुत जरूरी है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो शमसुद्दीन कैमुअर्स। ठीक है, इसका नाम याद रखना है दोस्तों। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स, ठीक है, कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स था अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक। अब हम लोग शुरुआत किसकी करते हैं? खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 इसका कार्यकाल रहता है खिलजी वंश का। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को, सल्तनत काल को, वही दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट कर देना है। 1200 गुलाम वंश से लेकर और धोरी वंश तक। तो खिलजी वंश की शुरुआत होता है। तो चलिए हम लोग खिलजी वंश को पढ़ते हैं। कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर कब, कितना याद रखना है, डेट याद रखना है, 13 जून 1290, यानी 1290 से लेकर 1320 30 सालों तक इन लोगों का खिलजी वंश का कार्यकाल रहता है। तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसने किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसने अपना किलो खड़ी की अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनाया था। कौन बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में कर दिया। ठीक है। जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो क्या करता है, उसका जो भतीजा और दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी, उसकी हत्या कर देता है काड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में 1296 में, और खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अली का बचपन का नाम, अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली, अशे अलाउद्दीन, अशे अली तथा गुरशाप, ठीक है, गुरशाप पे था। ठीक है, गुरशाप, ये नाम याद रखना है कि अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली और गुरशाप पे था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी
सेना की नींव रखी। यही अलाउद्दीन खिलजी था जो सेना को नगद वेतन और अस्थायी रखने की परंपरा की शुरुआत की। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत तो अलाउद्दीन खिलजी ने करता है, और सबसे अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है। क्या होता था कि जो भी सैनिक आते थे घोड़ा लेकर, घोड़ा के साथ साथ सैनिक की हुलिया लिख दिया जाता है। कि अ, हुलिया में कैसे लिखा जाता था कि जैसे कि अगर सैनिक जिसका बाल बड़ा है उसका बाल लिख दिया जाता था, टोपी पहना था वैसे जो घोड़ा का जैसे आकार है उसका बाल जैसे, उसी प्रकार से उसका हुलिया लिखने का, यानी घोड़ा का दाग दिया जाता था कि फलना घोड़ा इतने नंबर का इसका है, और सैनिक की हुलिया लिख दिया जाता। तो वही घोड़े के दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, कितना कर दिया? तो 1/2 कर दिया। कितना कर दिया? 1/2। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है क्या इसने खम्स, खम्स क्या होता था? लूट का धन होता था खम्स। सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के रूप में, और 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया। जो भी खम्स यानी लूट का धन होता था वो सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया गया। कितना कर दिया? 3/4 कर दिया गया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसका था क्या कि जो भी अगर व्यापारी बेईमानी कर रहा है माप तौलने में, तो जितना कम रहता था तौल में उतना शरीर से उसके मांस कटवा देता था। ठीक है, इतना क्रूरता से ये इसका जो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके एगो डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। याद रखना है दोस्तों, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था 1252 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये क्वेश्चन पूछता है कि अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा। किससे? बलबन से लेकर किसके? मोहम्मद तुगलक के दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि तोती हिंद के नाम से या भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहीं पटियाली में, बदायूं के पास, यूपी में। और ये किसका शिष्य था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है दोस्तों, और इसको तोते हिंद या भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। किसका श्रेय? सितार और तबले का। सितार और तबले का आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। जो कव्वाली होता है ना, कव्वाली गायन को अमीर खुसरो प्रचलित किया था। ठीक है, साथ ही उन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, याद रखना दोस्तों ये नाम, तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको? तिलक, साजगिरी और सरपदा आदि को प्रचलित करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनको हिंदी खड़ी बोली का जनक भी किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना कौन कौन है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इनकी रचना दीवान यानी फारसी में कविताओं का संग्रह था। ये कौन? दीवान। ठीक है, और उसके बाद नूह सिपेदर, नूह सिपेदर एवं उसके बाद मसनवी देवल और रानी खिजर खां यानी दुखद प्रेम कथा ये है। स्रोत एनसीईआरटी वर्ग 11 से लिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों,
कि सबसे पहले क्या कि हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। दीवान, दीवान बोले तो फारसी में कविताओं का संग्रह लिखते थे, उसको दीवान कहते थे। ये उसकी रचना है दीवान, किनके? अमीर खुसरो का। उसके बाद से नू शिपेदर, नू शिपेदर भी इनकी रचना है। मशन मसनवी देवल, याद रखना है। मसनवी देवल और रानी खिज्र का भी किसका? तो अमीर खुसरो की रचना है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था, 1252 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है। अमीर खुसरो के सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के दरबारों में रहे। उन्हें तूते हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। उनको सितार वादक और तबले वादक का आविष्कारक भी कहा जाता है। ठीक है। कव्वाली का गायन का प्रचलन भी उन्होंने किया था। और उनको आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपदा आदि के प्रचलित करने का भी श्रेय दिया जाता है। और हिंदी खड़ी बोली का भी जनक इन्हें ही कहा जाता है। इनके कुछ कुछ रचना है जिसमें दीवान है, शिपेदर है, मसनवी देवल और रानी खिज्र खां, इनकी क्या है, सब ये रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। किसको? मलिक काफूर को भेजा था। याद रखना है दोस्तों। जमैयत खाना मस्जिद, देखिए जो जो हम पढ़ रहे हैं उसको एकदम याद रखना है। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला और हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसका? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला और हजार खम्बा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों एकदम याद रखना है कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और श्री का किला या हजार खम्बा महल किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ये भी याद रखना है क्या कि दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। किसको? दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके एक एक चीज़ को याद रखना है। सिकंदर शानी, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूति, स्वयं को अपने आप को बोलता था, सिकंदर शानी बोलता था। कौन? ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ कि सिकंदर शानी की उपाधि, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये खुद को अपने को विभूषित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो याद रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन किसको, मलिक याकूब को, किसको दीवाने रियासत किया था, तब मलिक याकूब, याकूब, ठीक है, सॉरी याकूब नहीं, याकूब, मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस, याद रखना है, परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त जो परवाना नवीस जो था, वो नामक अधिकारी जो होता था वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहनाई मंडी, ये याद रखना है। शहनाई मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था, ये एक प्रकार का मंडी था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। कहाँ? सराय अदल में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की जो कृति है तारीख फिरोज शाही से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी का कौन है? तारीख फिरोज शाही। किसने लिखा है? तो कौन लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी लिखा है तारीख फिरोज शाही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कर रहा है क्या? ठीक है। खजाइनुल फुतु आमिर, याद रखना है दोस्तों नाम, खजाइनुल फुतु आमिर खुसरो और रिहिला इन बतूता एवं फुतु सलातीन इसामी की कृति है। देखिए
अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खजाइनुल फुतू, ये आमिर आमिर की ये कृति है। और ठीक है, सॉरी ये क्या है, खजाइनुल फुतू अमीर, ये खुसरो की ये कृति है। और रिहाला इब्न बतूता का है, रिहाला जो रिहाला इब्न बतूता लिखा है। और बोलेगा फुतू शलातीन कौन लिखा है, तो इसामी लिखा है। ये दोस्तों एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले रिहाला इब्न बतूता बार बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आपको बोलेगा कि याद रखना है कि अगर बोलेगा ख्वाइनुल फुतू अमीर खुसरू का है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो का है, रिहला इब्न बतूता का है। और बोलेगा फुतू शलातीन किसका है, तो इसामी का है। किसका है, इसामी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर मापतौल का अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर होता था एक प्रकार का, और नाजिर होता था जो नाप तोल का अधिकारी होता था। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे मूल नियंत्रण को स्थापित करने में। ठीक है, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखना है इस चीज को। ठीक है, बोलेगा कि राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत जो दी गई भूमि होता था, भूमि को वापस लेकर उससे खालसा भूमि में बदल देता था। किसको, कौन सा भूमि में, खालसा भूमि में बदल देता था। यहाँ पे कुछ चीज दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। करा कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद, ठीक है, क्रमानुसार, जैसे दीवाने रियासत, ये व्यापारियों को नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत यह, ठीक है, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। उसके बाद था शहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। उसके बाद होता था बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला होता था बरीद। और होता था मुनहियान, व गुप्तचर, व गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ठीक है दोस्तों, ये बाजार नियंत्रण से संबंधित शब्द थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक चराई कर और एक गढ़ी कर। चराई कर क्या था कि दुधारू पशु पर लगाया जाता था, और गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। देखिए दोस्तों, ये कितना, घरों और झोपड़ी पर कैसा, ये घर का जो छाजा निकला रहता था उस पे ये कर लगा देता था। तो याद रखना है दोस्तों कि चराई कर और गढ़ी कर यानी घरों पर झोपड़ी पर लगाया जाता था कर, ये दो नवीन कर थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, और चौथा आक्रमण 1303 में तार्की के नेतृत्व में, और पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। चलिए दोस्तों, इसको याद रखते हैं क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला चीज ये याद रखना है, ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखना है कि किसके समय में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1297 से लेकर 1326 ईस्वी के बीच में। तो सबसे पहला चीज याद रखना है कि किसके समय में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रथम आक्रमण था जो 1297 में कादर खां का नेतृत्व में किया था। पहला याद रखना है किसके नेतृत्व में, कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा 98 में शल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा मतलब 97, 98, 99 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। फिर उसके बाद से 99 के बाद फिर कौन आता है, 1303 में तारगी के नेतृत्व में, और पांचवा आक्रमण जो था चौथा था, और पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और
तरतार के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। ये दोस्तों याद रखना है, पहला एकदम याद रखना है कादर के नेतृत्व में 1237 में। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। याद रखना है कि इसकी मृत्यु कब हुई, तो 5 जनवरी 1316 में। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष संगत पसंद था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, इसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। किसके अनुसार? बरनी के अनुसार, जियाउद्दीन बरनी के अनुसार क्या मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में क्या करता था? दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण किया था। कौन धारण किया था? खलीफा की उपाधि मुबारक खान। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने, याद रखना है दोस्तों, मुबारक के वजीर जो रहता है खुसरो खान, वो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठता है। और खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कौन, तो इसका नाम याद रखना, मुबारक का वजीर खुसरो खां क्या करता है, 15 अप्रैल 1320 की इसकी हत्या कर देता है और स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, और तुगलक वंश की स्थापना करता है। ये नहीं करता, इसको करने के मृत्यु। फिर उसके बाद आते हैं तुगलक वंश 1320 से 1398। इसका कार्यकाल 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर, किसको? खुसरो खां को पराजित कर मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सिंहासन पर बैठता है। ये दोस्तों आप एकदम याद रखना है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कह रहा है क्या? तुगलक वंश कब से कब तक? तो 1320 से 1398 तक। 5 सितंबर को कब? 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी किस नाम से? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। याद रखना है, उसका नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके समय में, ठीक है, अलाउद्दीन के समय में अमीरों के लिए गई भूमि किसके समय में लौटा दी गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी कराया। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है? दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाता है, और ये रोमन शैली में निर्मित, कौन सी शैली? रोमन शैली निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटने के समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो याद रखना है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी? 1325 में बंगाल के अभियान से जब ये लौट रहा था, तो जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो याद रखना है कि मोहम्मद, एमबीटी का नाम क्या रहता है? तो उलुग खां या जूना खां, इसी का नाम एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में क्या करता है? दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन? एमबीटी, मोहम्मद बिन
तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों एवं दूसरों को सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्वप्नशील या पागल या रक्त पिपासु किसे कहा गया है, तो एमबीटी को कहा गया है। किसको? एमबीटी को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही, याद रखना है, कृषि के विकास के लिए, देखिएगा, कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछता है कि अमीर कोही किससे संबंधित था, तो कृषि से था। ये किसने स्थापना करता है, तो एमबीटी करता अमीर कोही की स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवरिया स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, ये अपनी राजधानी दिल्ली से क्या करता है, देवरिया को स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा करते थे, जिसमें परेशान होकर सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया, दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इतना पत्र लिखा जाता था कि ये बदलने का निर्णय लिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक प्रत्येक मलिक के समान दो पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और एक दूसरा गर्मी में, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। करा मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के समान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में एक दूसरा गर्मी में। चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम था, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रम से 4 योजनाएं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दिया। याद रखना है कब किया, तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है, 1324 से 27। ठीक है, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन कर दिया 26-27 में। फिर साकेतिक मुद्रा चला दिया, इंस्पायर होकर वहाँ से चाइना का जो है चलाया था राजा। साकेतिक मुद्रा का प्रचलन 29 से 30 में आया। खुरासान एवं कारिचल का अभियान कर दिया, ये खुरासान का भी अभियान कर दिया। ये सब का हुआ, योजना इसका विफल रहा। एक उत्तर राजधानी परिवर्तन, साकेतिक मुद्रा चलाया, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दिया था। पहले किया दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1326 से 27, फिर राजधानी परिवर्तन किया 26 से 27, फिर साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 29 से 30, फिर खुरासान एवं कराचील का अभियान शुरुआत किया। ठीक है, फिर से आगे आते हैं। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल यानी खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। कह रहा है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए, डाक के द्वारा उद्यम व्यवस्था था, उसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल यानी खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था, गंगा जल। साकेत मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए या टांका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मुनियर्स की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है कि किसने प्रिंस ऑफ मुनियर्स की संज्ञा दिया है, तो कौन था, एडवर्ड थॉमस। चलिए इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि साकेतिक जब मुद्रा चलाया तो वो जो ये फरिश्ता के अनुसार जो कांसा और बर्नी के अनुसार तांबा, इस सिक्के का मूल्य चांदी के रुपए टांका के बराबर कर दिया। ठीक है, और इससे हुआ क्या कि लोग अपने से ढालकर और नकली सिक्का चलाने लगे और इसका ये भी शकेती मुद्रा का प्लान भी क्या हुआ, सफल हो गया। तब देखिए क्या हुआ, एडवर्ड थॉमस, इनका नाम याद रखिएगा, एडवर्ड थॉमस का, ये प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक को। एमबीटी को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया, एडवर्ड थॉमस दिया है। शकेत मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां, याद रखना है दोस्तों, ये बार बार पूछता है कि चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां के नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था, मगर वो लोग का सक्सेस रहा और इसका साकेतिक मुद्रा विफल हो गया। तो याद रखना है कि साकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजज खां नामक एक मंगोल शासक ने किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता, याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
और 1342 में 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। तो याद रखना है दोस्तों कि इब्न बतूता 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ या न्यायाधीश नियुक्त हुआ, ठीक है। और 1342 में इसको चीन राजदूत के रूप में भेजा गया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन और डाक चोलियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक दो प्रकार के थे, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। उलूक जो थे वो अश्व घोड़ा वाले थे और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच में एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये कौन बोलता है? तो इब्न बतूता अपने रेहला पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि किसके कथन अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता था। तो इब्न बतूता के अनुसार रेहला के पुस्तक में ये अपना बात लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी, याद रखना है, जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा तथा जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहीनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। तो ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, इस पुस्तक का नाम था तूतीनामा था, याद रखना है, जिसमें तोता कहानी सुनाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शासक था जिसने जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था। तो जिन प्रभु सूरी को, ये जैन साधु थे जिसने मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में बुलाकर क्या करता है, उसका सम्मान करता है। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को निधन सिंध जाते समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था। तो 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय, ठीक है, ठट्टा के निकट गोडाल में हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का दोनों स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कब करते हैं, 1336 में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में, किसके समय में, एमबीटी के समय में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों जैसे सल्तनत काल खत्म होगा उसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को ही अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले चलिए इस सल्तनत काल को आज कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो कंटिन्यू देखिए। कह रहा है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार और इसी के समय में दोनों होता है कौन, एगो तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी एमबीटी के समय। कह रहा है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी, ये देखिए इसका नाम एकदम रट लीजिए लोग, बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोग इससे इतना तंग हो गए थे तो कि लिखता है बदायूनी, अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और लोगों को मिली और उससे लोगों से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये भी याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मोहम्मद गाजी के मकबरे गया था। याद रखना है, ये पहला मोहम्मद बिन तुगलक है जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन, कौन नाम था इसका, मीरन मुलहिम, और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अयोधर में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए।
तो याद रखना एमबीटी क्या करता है, ये बदायूं में मीरन मुल्हिम, ठीक है, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया जो फेमस है, मुल्तान में शेख नुकरुद्दीन और अजूधर में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पे क्या करता है, मकबरे बनवाता है। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज शाह राज्याभिषेक दिल्ली में पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट कब, तो ये 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली के में अगस्त 1351 को हुआ। पुनः दोबारा, पहले कहाँ होता है, तो ठट्टा के पास होता है, उसके बाद से फिर दिल्ली में होता है। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दिया जाता है। किसके द्वारा, खलीफा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि किसने, तो फिरोज शाह तुगलक को दिया गया था। कह रहा है कि राज्य व्यवस्था को अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल और जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि किसने किस शासनकाल में, ठीक है, तो याद रखना है किसके शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर का वसूल करने का आदेश दिया गया था। तो किसके समय में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया माल, जजिया और जकात को वसूलने का आदेश दिया गया था। वह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है कि जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो कौन, फिरोज शाह तुगलक। उसे एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। एक नया कर कौन सा, सिंचाई कर भी लगाया था। उसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज शाह तुगलक पांच बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद और जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार था हरियाणा वाला, फिरोजाबाद दिल्ली और फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सब प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद कौन, इसके शासनकाल में खिजराबाद खिजराबाद टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ में परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत फिरोजा शाही लेखक अज्ञात में मिलता है। लेखक इसका नहीं पता है मगर मिलता है। तो याद रखना है अशोक के 2, कहाँ से, खिजराबाद टोपरा गांव से, मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को कौन लाता है, फिरोज शाह तुगलक लाता है, ठीक है। और टोपर स्थित अशोक स्तंभ परिवहन प्रचलित में वर्णित कौन, सीरत फिरोजा शाही, पता नहीं कौन लिखा है, इसमें भी मिलता है इसका, ठीक है। अब आगे आते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि दीवाने खैरात क्या था, तो ये मुस्लिम महिलाओं, विधवा और लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग था। तो दीवाने खैरात किसने स्थापना किया था, तो फिरोज शाह तुगलक किया था। कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थी। सर्वाधिक दासों की संख्या क्वेश्चन पूछता है किसके समय में थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, 1,80,000 दासों की संख्या। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया गया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, ये भी याद रखना है। तो 2 चीजें, एक कि दासों को देखभाल करिए कौन सा विभाग, तो दीवाने बंदगान। और किसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, तो फिरोज शाह तुगलक बना दिया। कौन बना दिया, फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा फुतूह फुतूहात फिरोज शाही की रचना की। खुद लिखता है फिरोज शाह, किसका रचना, फुतूहात फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक करता है। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज
अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि किसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण नियुक्त किया था, तो फिरोज शाह तुगलक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट वर्तमान कहाँ कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत के फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोजा शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। तो ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट ठीक है अभियान कब, तो 1361 में के दौरान ज्वालामुखी मंदिर, ये याद रखना है, ज्वालामुखी मंदिर से कितना पुस्तकालय संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था, अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी विद्वान ने किया था। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, तो दलायल ए फिरोजा शाही है। चलिए आगे आते हैं। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अर्धा एवं विख कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में कौन चलवाता है, तांबे और चांदी से मिश्रित, जिसे क्या बोलते हैं, अर्द्रा या विक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है, सितंबर 1388 में मृत्यु हो जाती है। किसका, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक काल में निर्मित खाने जहां तेलांगी के मकबरा की तुलना जेरूशलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूशलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुर्क का निर्माण करवाया था। तो याद रखना है कि कोटला फिरोज शाह तुर्क का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक करवाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालन तक ही रह गया था। ये क्वेश्चन पूछता है दिल्ली से पालन तक किसका था, तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक का था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से पालन तक तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। तैमूर लंग ने सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है कि किसके समय में तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग कब आक्रमण किया था, तो 1398 में। किसके समय में, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा कि नसरुद्दीन के समय ही तो मलिकुशर्स, याद रखना है, मलिकु सशर्क, ठीक है, यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा यानी मलिक सरवर हिजड़ा था। मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो नसरुद्दीन के समय में ही, ठीक है, मलिक मलिक कुश मलिकुश रसर्क, ठीक है, जो पूर्वाधिपति की उपाधि धारण किया था, वह हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ये बहुत याद रखना है कि जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन, तो मलिक सरवर ने किया। किसने किया, मलिक सरवर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सैयद वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लोधी वंश को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सैयद वंश को पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1414 से लेके 1451 तक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था, खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। तो चलिए दोस्तों, याद रखना है कि सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां। सबसे पहला चीज पूछता है कि सैयद वंश का स्थापना किसने किया था, तो खिज्र खान ने किया था। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही
खुद संतुष्ट रहा। तो याद रखना दोस्तों, रैयत आला की उपाधि किसने? तो खिज्र खान ने। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त कर दिया था। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। क्या था? तैमूर लंग का सेनापति था। और लौटते समय तैमूर लंग ने क्या कर दिया था? खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त कर दिया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। और ये जो खिज्र खां था वो तैमूर के पुत्र शाहरुख को क्या करता था? कर भेजता रहता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई थी। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई थी? 20 मई 1421 को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण किया। मुबारक खां ने किसका उपाधि धारण करता है? शाह की उपाधि धारण करता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यहाँ भी याद रखना है दोस्तों, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों याद रखना है सबसे पहला चीज कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। और इसकी पुस्तक क्या है? तो तारीख मुबारक शाही। किसने लिखा था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है, जो सैयद वंश का विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। याद रखना दोस्तों, यमुना के किनारे मुबारकबाद, मुबारका या मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश की अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, ठीक है, अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। अब आते हैं लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1556, वहीं 1556 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने क्या करता है? मुगल वंश का स्थापना करता है। तो चलिए हम लोग लोधी वंश को कंप्लीट करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ने के बाद हम लोग किसका? तो मुगल वंश को पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग लोधी वंश को भी खत्म करते हैं। कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। ये याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 1451 से लेके 1556 तक पूरा लोधी वंश का ड्यूरेशन था। ठीक है। अब आते हैं 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये जो बहलोल लोधी था, ये बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। पहला कोई अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। सिंपल सी बात, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का, ठीक है, वो अपने सरदार को मकसद अली कहकर पुकारता था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि किसने अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? तो कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन ऐसा राजा था जो अपने सरदारों को खड़े रहने पे स्वयं खड़ा रहता था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी था। कि वो अपने सरदारों पर खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, जो सुल्तान सिकंदर शाह यानी सिकंदर की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोधी। कब किया? तो 1504। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी करता है। कौन करता है? ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन कौन करता है? तो सिकंदर लोधी। गुरुखी, याद रखना है, सॉरी दोस्तों,
तो ये क्या, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ये बार बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। किसको बनाया? सिकंदर लोदी। ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी करता है और उसको अपनी राजधानी भी बनाता है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद होता है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस के तौलने के लिए दे दिया था। तो कौन? ये सिकंदर लोदी था, जो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमानों को स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? ये सिकंदर लोदी लगा दिया था। ठीक है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम यानी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों को मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो ये दोस्तों याद रखना कि संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पूछेगा तो कौन? सिकंदर लोदी। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 में बनवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। पानीपत के 21 अप्रैल 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है? इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था वो कौन था? सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। याद रखना है दोस्तों, अमीर किसके समय में प्रभावहीन हो गए थे? तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश शासन के समय में। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा जाता था। याद रखना है दोस्तों कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा गया है। मजलिस एक खास में मजलिस से खलवत की बैठक होती थी। तो मजलिस से खास में मजलिस से खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, ये क्या था? तो इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रइयों को बुलाता था। ठीक है, तो बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिक सबको बुलाता था।
तो बार आजम क्या था? ये सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मा धर्म प्रायण, ठीक है, धर्म प्रायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सादर होता था, जो साधारणतः प्रधान का काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। ये दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, मंत्री उससे संबंधित जो विभाग था उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये मंत्री था और उसका ये विभाग, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि वजीर जो प्रधानमंत्री था वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। वजीर जो होता था प्रधानमंत्री, वो क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ एवं मुमालिन जो महालेखागार होता था, वो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्ययों को लेखा जोखा रखता था। जो मुशर्रिफ एवं मुमालिक होता था। मजमू आदर, ठीक है, मजमू आदर जो था उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था, ठीक है, मजमू आदर। और खजीन जो था कोषाध्यक्ष होता था। खजीन क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। तो आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं कि सद्र उस सुदूर या धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी यही यही होता था लोग, ठीक है। वरीदे मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील दर, ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखरेख करता था। दीवाने खैरात दान विभाग का था। दीवाने बंदगान दास विभाग। और दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग। ये दोस्तों तीनों याद रहना बहुत जरूरी है, एग्जाम में तीनों बार बार पूछे जाते हैं। दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग और दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था। दीवाने इस्तिहाक ये क्या था? पेंशन विभाग था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था कि मुस्तखाज दीवाने मुस्तखाज वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, अब जो ये है जो विभाग है और विभाग अब बनाने वाला सुल्तान कौन कौन था, ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग पिछले सेंटेंस में ये लोग पढ़े हैं। दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीवाने कोही कृषि विभाग था एमबीटी के समय। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि दीवाने कोही किसके समय? एमबीटी के समय में, ठीक है। दीवाने और सैन्य विभाग था बलबन के समय, ये भी बहुत पूछता है। दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक जो दास वाला था। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के समय जो विधवा असहाय महिलाओं के लिए था। दीवाने इस्तेहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में ये पेंशन विभाग था, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है कि दीवाने मुश्तखराज ये वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवाने कोई कृषि विभाग था एमबीटी के समय में। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था बलबन के समय में। और दीवाने बंदगान दीवाने खैरात और दीवाने इश्तेहाक ये फिरोज शाह तुगलक के समय में। कह रहा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। यह दूत बरीद कहलाते थे। शासन के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त होते थे। बरीद ऐसा वैसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता था, जो बहुत खास होता था वही बरीद के रूप में नियुक्त होता था। लोक विभाग लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद रखना है दोस्तों, लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। इसका काम क्या था? नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसको क्या बोलते थे? इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ शासन करने वाला नायब या
वली या मुक्ति द्वारा होता था। जो इसका शासन होता था, यहाँ का शासन, वो नायब या वली या मुक्ति के द्वारा होता था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, उसे क्या बोलते हैं? तो एकता या सूबा कहा जाता है। और जो यहाँ शासन करता था उसे नायाब या वली या मुक्ति कहा जाता था। इक्ताओं को शिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। इक्ताओं को किसमें? शिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख क्या होता था? अधिकारी सिकदार होता था। चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। राजस्व कर और व्यवस्था। उग्र ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, उशरे, सॉरी उसरे, ठीक है। ये क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी संपत्ति का 40वां भाग। याद रखना है दोस्तों, ये संपत्ति का 40वां भाग याद रखना है। जक़ात क्या होता था? मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जो संपत्ति का 40वां भाग निकाला जाता था। जजिया गैर मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था। ये बहुत पूछता है जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स क्या होता था? इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि यह लूटे हुए धन, हम लोग पिछले कितना बार पढ़ पढ़ चुके हैं, फिर भी ये लूटे हुए धन था खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5वां भाग पर उसके सैनिकों अथवा अ, खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। याद रखना है दोस्तों, एकमात्र ऐसा शासक था सिकंदर लोदी, जो गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया करता था। वो जिसको मिलता था उसी का हो जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने का वाला अधिकारी था। ठीक है, सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी हुआ करता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर शदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करता था? अमीर शदा नामक एक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकदम यानी मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। ग्राम का एक कौन होता था? पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। दोस्तों याद रखना, सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव जो प्रणाली थी, वो सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा गया था। कह रहा है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या? मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया और इसको लागू कौन किया था? इक्ता को इल्तुतमिश। और इस इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इक्ता की प्रथा दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये भी याद रखना है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया दोबारा? तो कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। जो असली नस्ल के घोड़े थे वो तुर्की, अरब और रसिया से मंगाए जाते थे और हाथी कहाँ? बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सल्तनत कालीन कानून शरीयत और कुरान और हदीस पर आधारित था। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या था कि 10 अश्वारोही मतलब एक सर ए खेल, 10 सर ए खेल मतलब एक सिपाह सलाहकार, सिपाह
सलार सिपा सलार, और 10 सिपा सलार बराबर एक अमीर, और 10 अमीर बराबर एक मलिक, और 10 मलिक बराबर एक खान। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ये सब चीज़ें। अगर पूछ दिया मिलाने के लिए तो 10 अश्वरोधी यानी 10 जो घोड़ा वाला होता था, एक सर खेल होता था, और 10 सर खेल को एक सिपहा सलार होता था, और 10 सिपहा सलार बराबर एक अमीर, और 10 अमीर बराबर एक मलिक, और 10 मलिक मिलाकर एक खान उसके ऊपर होता था। एक सीक्वेंस में होता था। ठीक है, फिर ये क्या था, स्थान प्रसिद्धि के कारण, जैसे जैसे सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। अहिलवाड़ा ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए था। आगरा नील उत्पादन के लिए था, और बनारस सोने चांदी और जड़ी काम के लिए था। तो ये उस समय था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। फिर से हम पढ़ देते हैं। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के रूप में, आगरा नील उत्पादन के लिए, और बनारस में सोने चांदी और जड़ी काम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। मुस्लिम कानून 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। इसको याद रखना है दोस्तों कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे उस समय, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सप्ताह में 2 बार कोई भी दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो 2 बार न्याय करने के लिए दरबार में 2 बार उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। इसको याद रखना है दोस्तों कि सल्तनत काल में जो लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली थी उसको मुक्ताई कहा गया है। भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत, ठीक है, कहलाता था। उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भूमि की माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण मशाहत कहलाता था, और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये दोस्तों याद रखना है कि भूमि की माप जोख करने का भूमि को माप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारक को क्या बोलते थे, मशाहत। इसको हम समझा देते हैं कि जैसे माप जोख कर लिया जाता था और क्षेत्रफल के आधार पर उस पर लगान लगा दिया जाता था, ठीक है, उसी को क्या बोलते थे, मशाहत। ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, पुण्यतः केंद्र में नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि केंद्र में नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी। ठीक है, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसके समय में या किसने दान की भूमि को अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। जो सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था था वो चांदी के टंका और तांबे के दिरहम पर आधारित था। ठीक है, केवल केवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ये देवल को याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवल क्या था कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह रूप में प्रसिद्ध था। चलिए इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला चीज है कि कह रहा है क्या कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की निश्चित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है, और भूमि की नाप जोख करने के बाद जो क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है। उसके अलावा कि पूर्ण केंद्रीय नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, और खालसा भूमि को छीनकर अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम दोस्तों एकदम याद रखिएगा लोग। और सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था, और देवल मात्र एक ऐसा सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब यहाँ पे सल्तनत काल कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा फिर से 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अपना क्या करिए, ख्याल रखिए और
पढ़ाई को निरंतर पर तैयारी करते रहिए, सफलता एकदम मिलती है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।